सुहानी अपने कमरे में बैठी थी। वो अभी तक इसी उलझन में थी कि वो अब युवराज का सामना कैसे करेगी। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। दरवाजा खुला हुआ था। सुहानी दरवाजे की तरफ देखती है तो वहाँ एक सर्वेंट खड़ा था। सर्वेंट सुहानी से कहता है, मैडम, शुभ्रा मैडम आपको लंच के लिए बुला रही हैं। लंच का नाम सुनते ही सुहानी खुश हो जाती है, क्योंकि सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया था। वो उछलते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ती है। फिर अचानक से उसके कदम वहीं रुक जाते हैं और वो सर्वेंट से पूछती है, क्या युवराज सर नीचे है? सर्वेंट सुहानी से कहता है, जी मैडम, युवराज सर नीचे ही हैं। ये सुनकर सुहानी का चेहरा उतर जाता है और वो बहाना बनाते हुए कहती है, वो एक्चुअली मुझे अभी भूख नहीं लगी है, मैं बाद में खा लूंगी। ये सुनकर वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। नीचे पहुंचकर वो शुभ्रा से कहता है, मैडम, सुहानी मैडम ने कहा है कि उन्हें अभी भूख नहीं है, वो बाद में खा लेंगी। शुभ्रा कंफ्यूज होकर कहती है, भूख नहीं लगी? लेकिन उसने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। शुभ्रा युवराज को देखते हुए आगे कहती है, युवराज, सुहानी ने हॉस्पिटल में कुछ खाया था क्या? युवराज कहता है, नहीं। युवराज समझ जाता है कि सुहानी खाने से इसीलिए मना कर रही है क्योंकि वो अभी युवराज को फेस करना नहीं चाहती, लेकिन वो जानता था कि अभी सुहानी की तबीयत ठीक नहीं है और उसे टाइम पर खाना खाने की जरूरत है। निशा शुभ्रा से कहती है, आंटी, मैं सुहानी को बुला कर लाती हूँ। तभी युवराज अपनी जगह से उठकर कहता है, मैं उसे बुला कर लाता हूँ, और सुहानी के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। युवराज के ऐसा करने से निशा, विवेक और शुभ्रा चौंक जाते हैं और हैरानी से उसे देखते रहते हैं। युवराज सुहानी के दरवाजे पर नॉक करता है। दरवाजा खुला था और सुहानी दरवाजे की तरफ पीठ किए बैठी थी। सुहानी बिना पीछे मुड़े कहती है, मैंने कहा ना, मुझे अभी भूख नहीं है। युवराज अपनी सख्त आवाज में कहता है, भूख क्यों नहीं है? युवराज की आवाज सुनते ही अचानक सुहानी के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे उसका युवराज को हक करना और आई लव यू कहना याद आ जाता है। सुहानी की पीछे मुड़ने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बिल्कुल उसी तरह बेड पर खामोश बैठी रहती है। युवराज कमरे के अंदर आकर कहता है, मैंने पूछा तुम्हें भूख क्यों नहीं लगी है? सुबह से तो तुमने कुछ भी नहीं खाया है। सुहानी युवराज से नजरें चुराते हुए कहती है, वो मुझे भूख नहीं। युवराज सुहानी के सामने एक चेयर लगाकर बैठ जाता है और उसे देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जल्दी बताओ, लंच ठंडा हो रहा है। सुहानी नर्वस होकर युवराज से कहती है, युवराज सर, जो मैंने आपसे कहा था वो जानबूझकर नहीं कहा था, बस मुंह से निकल गया। सुहानी की ये बातें सुनकर और उसकी ऐसी हालत देखकर युवराज को हंसी आ रही थी, लेकिन वो सुहानी को छेड़ने के लिए अनजान बनकर कहता है, तुमने मुझसे क्या कहा था? सुहानी घबराते हुए कहती है, वो सुबह जो मैंने कार में आपसे कहा था। युवराज सुहानी के सामने सीरियस होकर याद करने की एक्टिंग करते हुए कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुमने मुझसे क्या कहा था? सुहानी कहती है, आपको याद नहीं है? युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, नहीं। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी को लगता है कि शायद युवराज ने वो बात माइंड ही ना की हो, इसीलिए वो बात अब तक युवराज को याद भी नहीं है। वो खुश होकर युवराज से पूछती है, आपको सच में याद नहीं है? युवराज फिर से उसी तरह जवाब देते हुए कहता है, नहीं। सुहानी खुश होकर कहती है, फिर तो कोई इशू नहीं है, हम लंच करने जा सकते हैं। सुहानी बेड से नीचे उतर जाती है और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। जब वो दरवाजे की तरफ अपना कदम बढ़ाती है, तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया है। वो और कोई नहीं, युवराज था। युवराज के ऐसे सुहानी का हाथ पकड़ने से सुहानी फिर से घबरा जाती है। तभी युवराज सुहानी के करीब आता है और उसके कान के पास आकर कहता है, एक्चुअली मुझे याद आ गया कि तुमने सुबह कार में मुझसे क्या कहा था। युवराज की बात सुनकर सुहानी की सांसें रुक जाती हैं। वो बस किसी मूर्ति की तरह वहाँ खड़ी रह जाती है। युवराज जानता था कि सुहानी की क्या हालत हो रही है, लेकिन आज तो वो सुहानी को परेशान करने के मूड में था। युवराज अपने एक्सप्रेशन सीरियस कर सुहानी के सामने आ जाता है। सुहानी की नजरें इस वक्त झुकी हुई थीं। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। युवराज सुहानी के थोड़ा और करीब जाकर कहता है, तुमने कहा था यू आर द बेस्ट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और आगे क्या कहा था?
सुहानी के तो अब तक हाथ पैर ठंडे हो चुके थे। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। युवराज उसके चेहरे के पास जाकर कहता है, आई लव यू सो मच। सुहानी अपनी नजरें उठाकर उसे हैरानी से देखती है। एक सेकंड के लिए उसे लगता है जैसे युवराज ने ये बात उससे कही है। युवराज सुहानी के मन की बात समझते हुए कहता है, ये तुमने मुझसे कहा था कार में। ये सुनकर सुहानी को समझ आता है कि युवराज उसी की कही बात को दोहरा रहा है। सुहानी हकलाते हुए कहती है, वो युवराज से मैंने जानबूझकर नहीं कहा था, बस एक्साइटमेंट में मुंह से निकल गया। युवराज को सुहानी की हालत देखकर बहुत हंसी आ रही थी। वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहता है, ओह रियली? तो आज तक ऐसे एक्साइटेड होकर तुमने कितने लड़कों को आई लव यू कहा है? सुहानी घबराते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मैं आज की बात कभी ऐसा नहीं कहूंगी। युवराज सुहानी को छेड़ते हुए फिर से अनजान बनकर कहता है, क्या नहीं कहोगी? सुहानी लगभग रोते हुए कहती है, आई लव यू। युवराज फिर से कहता है, क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। सुहानी उसी अंदाज में कहती है, मैंने कहा आई लव यू। सुहानी की नजरें अभी भी झुकी हुई थीं और उसे देखकर युवराज मुस्कुरा रहा था। तभी उसकी नजर सुहानी के हाथों पर पड़ती है। वो देखता है कि सुहानी डर से कांप रही है। युवराज बात को बदलते हुए कहता है, भूख लगी है? सुहानी सर झुकाए हुए ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, नहीं। युवराज कहता है, नहीं? ये सुनकर सुहानी सोचती है कि शायद लंच के बहाने ही वो युवराज की इस रैगिंग से बच सकती है। वो तुरंत अपना सर उठाकर कहती है, लगी है। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज कहता है, ठीक है, फिर चलो, लंच रेडी है। युवराज के इतना कहते ही सुहानी उस कमरे से ऐसे भागती है जैसे पिंजरे से छूटते ही कोई चिड़िया भाग जाती है। सुहानी को ऐसे भागते हुए देखकर युवराज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, जिसे उसने कब से कंट्रोल किया था। इधर सुहानी भागते हुए नीचे आ जाती है और डाइनिंग टेबल पर चुपचाप बैठ जाती है। निशा और विवेक सुहानी के हॉस्पिटल से आने के बाद उससे नहीं मिले थे। निशा और विवेक की नजर सुहानी की चोट पर जाती है। निशा सुहानी की फिक्र करते हुए कहती है, सुहानी, तुझे ये चोट कैसे लगी? सुहानी निशा से कहती है, अरे कुछ नहीं, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। सुहानी इतना ही कह पाई थी, तभी युवराज भी वहां आ जाता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है। युवराज के आते ही सुहानी अपना सर नीचे झुका लेती है और चुपचाप खाने लगती है। विवेक सुहानी से कहता है, कैसा एक्सीडेंट? सुहानी अपनी नजरें ऊपर उठाकर विवेक को इशारे से कहती है कि वो ये सब बात बाद में बता देगी। विवेक सुहानी की बात समझ जाता है और आगे कोई सवाल नहीं करता, लेकिन निशा ये बात नहीं समझ पाती। वो सुहानी पर दबाव बनाते हुए कहती है, सुहानी बता ना, एक्सीडेंट कैसे हुआ? सुहानी कोई जवाब नहीं देती, बस अपना सर नीचे किए हुए खाना खाने लगती है। वो इस वक्त जल्द से जल्द खाना खत्म करके वहाँ से जाना चाहती थी, जिससे उसे युवराज का सामना न करना पड़े। युवराज लंच करते हुए सुहानी की ये हरकत ऑब्जर्व कर रहा था। निशा और विवेक को सुहानी का ये बर्ताव बिल्कुल समझ नहीं आता। निशा इरिटेट होकर कहती है, सुहानी, तू इतनी जल्दी जल्दी क्यों खा रही है और हमारे किसी सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही? सुहानी अपनी नजरें नीचे किए हुए कहती है, मुझे डॉक्टर ने खाना खाते हुए बात करने से मना किया है। सुहानी का जवाब सुनकर विवेक और निशा अपना मुंह बना लेते हैं। युवराज ये सब देखकर एंजॉय कर रहा था। तभी विवेक की नजर युवराज पर पड़ती है। वो देखता है कि हमेशा शांत और सीरियस रहने वाला युवराज आज कुछ तो अलग लग रहा था। आज उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। युवराज को देखने के बाद विवेक सुहानी को देखता है, जो अपना सर नीचे झुकाकर बस खाना खाए जा रही थी। विवेक उन दोनों को देखकर निशा की तरफ अपना सर झुकाता है और फुसफुसाते हुए कहता है, निशा, तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा है क्या? निशा भी धीमी आवाज में विवेक से कहती है, क्या अजीब लग रहा है? विवेक कहता है, मुझे लगता है युवराज सर और सुहानी के बीच जरूर कुछ हुआ है। देखना, दोनों आज कुछ अलग तरह से बिहेव कर रहे हैं। विवेक की बात सुनकर निशा एक्साइटेड होकर कहती है, मैं तो चाहती हूँ कि सुहानी और युवराज सर के बीच कुछ हो जाए। विवेक मुंह बनाकर कहता है, क्यों? निशा खुश होकर कहती है,
अरे सोचो, अगर इन दोनों का कुछ हुआ तो युवराज दीवान मेरे जीजू बन जाएंगे और फिर पूरा शिमला, नहीं नहीं, पूरा हिमाचल मुझसे डरेगा। कितना मजा आएगा। निशा के ऐसा कहने पर विवेक उसे अजीब सी नजरों से देखता है, फिर चुपचाप अपना खाना खाने लगता है। निशा और विवेक ने अपनी बातें बहुत धीमी आवाज में कही थी, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि युवराज उनकी बातें सुन सकता है। युवराज निशा से कहता है, निशा, तुम कुछ कह रही थी? निशा युवराज का सवाल सुनकर डर जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। निशा फौरन बहाना बनाकर कहती है, युवराज सर, मैं ये कह रही थी कि आप आजकल कॉलेज नहीं आते क्लास लेने के लिए। युवराज कहता है, अब मैं कॉलेज में पढ़ाने नहीं आऊंगा। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी, निशा और विवेक चौंक जाते हैं। सुहानी और विवेक उससे पूछना चाहते थे कि वो अब कॉलेज पढ़ाने क्यों नहीं आएंगे, लेकिन उसका सीरियस फेस देखकर किसी की उससे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं होती। सुहानी अपना लंच खत्म करके वहाँ से जल्दी से चली जाती है और उसके बाद युवराज भी अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद अक्षय युवराज के कमरे में आता है। इस वक्त युवराज अपने बेड पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। युवराज एक नजर अक्षय को देखता है, फिर वापस से लैपटॉप पर अपना काम करने लगता है। अक्षय ने अपने हाथ में एक रेजर पकड़ा हुआ था। अक्षय युवराज के पास जाकर बैठ जाता है और उसे कहता है, युवराज सुनना। युवराज लैपटॉप पर अपनी नजरें जमाए हुए कहता है, अक्षय युवराज से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। युवराज उसी अंदाज में कहता है, अक्षय अपने हाथ का रेजर युवराज के सामने करते हुए कहता है, भाई इसे फिक्स कर देना प्लीज। युवराज एक नजर अक्षय की तरफ देखता है, फिर अपना काम कंटिन्यू करते हुए कहता है, वॉशरूम में मेरा ट्रिमर रखा हुआ है, उसे यूज कर ले। अक्षय युवराज से जिद करते हुए कहता है, नहीं, मुझे यही यूज करना है, प्लीज भाई इसे ठीक कर देना। युवराज इरिटेट होकर अक्षय को देखता है। युवराज के इस तरह से देखने पर अक्षय थोड़ा डर जाता है, फिर हिम्मत करते हुए कहता है, कर देना यार, मुझे नहीं हो रहा है। युवराज जानता था जब तक वो अक्षय का काम पूरा नहीं करेगा, अक्षय वहाँ से नहीं जाएगा। युवराज अक्षय के हाथ से वो रेजर लेता है और उसका ब्लेड फिक्स करने लगता है। अक्षय बड़े ध्यान से युवराज को वो रेजर फिक्स करते हुए देख रहा था। जब अक्षय देखता है कि युवराज की एक उंगली उस रेजर के ब्लेड के काफी नजदीक है, वो झट से रेजर युवराज के हाथ से छीन लेता है और कहता है, युवराज तू रहने दे, ये तुझसे भी नहीं बनेगा। क्यों अब युवराज आगे पढ़ाना नहीं चाहता, जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अक्षय के ऐसा करने पर युवराज की उंगली कट जाती है और उससे खून निकलने लगता है। युवराज घूरकर अक्षय को देखता है। अक्षय घबराते हुए अपने पॉकेट से एक रुमाल बाहर निकालता है और युवराज की उस कटी हुई उंगली पर रख देता है। युवराज गुस्से में वो रुमाल हटा देता है और अक्षय को घूरकर कहता है, गेट आउट। अक्षय युवराज से माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी यार, मेरी वजह से तुझे चोट लग गई, रुक मैं अभी दवा लगा देता हूँ। युवराज अपनी बात पर जोर देकर कहता है, गेट आउट। युवराज की बात सुनकर अक्षय घबरा जाता है और तुरंत उस कमरे से बाहर चला जाता है। युवराज देखता है कि उसकी उंगली में बस एक छोटा सा कट लगा था, जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। युवराज उस चोट को इग्नोर करके फिर से अपने काम में लग जाता है। इधर युवराज के कमरे से बाहर आते ही अक्षय के चेहरे पर जो परेशानी थी वो अब मुस्कुराहट में बदल जाती है। वो उस रुमाल को अपने सामने लाकर देखता है। उस रुमाल में युवराज का खून लगा हुआ था। अक्षय उसे देखते हुए कहता है, अब हुआ ना काम पूरा। शाम हो चुकी थी। इधर अर्नव के घर के बाहर युवराज के गार्ड्स नॉर्मल कपड़ों में घूम रहे थे। उन्होंने उस घर को चारों तरफ से घेरा हुआ था। वो इस वक्त इतने कैजुअल लग रहे थे कि उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आज अर्नव ने छुट्टी ले रखी थी।
उसका पूरा दिन उसने समायरा को अपने घर में सेटल करने में लगा दिया। समायरा को उसने अपने कमरे में ही रखा था, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा उसका ध्यान रख सके। समायरा अर्नव के बेड पर बेहोश थी और अर्नव एक रेस्टिंग चेयर पर अपना सर टिकाकर बैठा था। अर्नव ने अपनी आंखें बंद रखी थी और वो शुरू से लेकर अभी तक हुई सारी घटनाओं को रिकॉल कर रहा था। उसका पहली बार शिमला आना, हिप्नोटाइज्ड होकर उस विशिंग वेल में कूदने की कोशिश करना, उस विशिंग वेल में उसे किसी का चेहरा दिखना, वो अजीब मौतें, वो आवाजें जो अर्नव को परेशान करती थी, फिर समायरा का उसके हाथ में धागा बांधना, जिसके बाद उन आवाजों का बंद हो जाना, सुनसान सड़क पर समायरा का अर्नव की जान बचाना, ये सब अर्नव के दिमाग में एक फिल्म की तरह चल रहा था। अर्नव अब तक समझ चुका था कि जिन बातों को वो शुरू से नकारता आ रहा था, शायद वो सच थी। उसे ये भी पता चल गया था कि समायरा कोई नॉर्मल लड़की नहीं है और उसे जिन लोगों से खतरा है वो भी नॉर्मल नहीं है। इसीलिए उसने युवराज के प्रोटेक्शन को एक्सेप्ट किया था। अर्नव ने युवराज से सब कुछ जानने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसे युवराज से कुछ भी पता नहीं चला था। अर्नव इन्हीं सब सवालों में उलझा हुआ था। तभी उसे अपने कमरे में कुछ हरकत महसूस होती है। अर्नव बहुत काबिल पुलिस ऑफिसर था। उसे थोड़ी सी हरकत भी चौकन्ना कर देती थी। उस आवाज को सुनकर अर्नव अपनी आंखें खोलकर उस तरफ देखने लगता है जिस तरफ से वो धीमी सी आवाज आ रही थी। अर्नव देखता है कि ये आवाजें समायरा की तरफ से आ रही थी। समायरा बेचैन होकर बेड पर लेटे हुए छटपटा रही थी। अर्नव उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, समायरा। समायरा अब तक कोमा में थी और अचानक से उसे हरकत करते देख वो परेशान हो गया। अर्नव अपना फोन निकालकर डॉक्टर को कॉल करने ही वाला था कि वो देखता है कि समायरा की बेचैनी और बढ़ने लगी है। अर्नव समायरा के पास बैठ जाता है और एक हाथ से उसका हाथ थामकर अपना दूसरा हाथ समायरा के सर पर रखता है। फिर उसके चेहरे के पास जाकर कहता है, सब ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक हो और सेफ हो। ये कहकर अर्नव समायरा के सिर को सहलाने लगता है। अर्नव के ऐसा करने से समायरा कुछ ही देर में शांत हो जाती है। ये देखकर अर्नव भी चैन की सांस लेता है। कुछ देर बाद अर्नव समायरा का हाथ छोड़कर डॉक्टर को कॉल करता है। रात के 10 बजे थे। अक्षय घर में सबकी नजरों से छुपते हुए घर से बाहर निकलता है। वो युवराज के घर से कुछ दूर जाकर एक पेड़ के पास रुक जाता है। वो अपने पॉकेट से एक छोटा सा कैरी बैग निकालता है जिसमें युवराज का खून लगा हुआ रुमाल और एक बाल था। अक्षय उस कैरी बैग को उस पेड़ के नीचे रख देता है और वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में अक्षय दीवान विला वापस जाता है। जैसे वो लॉन में पहुंचता है, वो हैरानी से चारों तरफ देखने लगता है। अक्षय काफी कंफ्यूज लग रहा था। वो अपना मुंह बनाकर खुद से कहता है, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो अपने रूम में सो रहा था। आई थिंक मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। मैं आजकल नींद में कहीं भी चला जाता हूँ। ये कहकर अक्षय उसी कंफ्यूजन के साथ घर के अंदर चला जाता है। इधर सुहानी, निशा और विवेक सुहानी के कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। सुहानी अपने बेड पर बैठी थी, विवेक पास के काउच पर और निशा हमेशा की तरह कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। उन तीनों के चेहरे पर इस वक्त सीरियस एक्सप्रेशन थे। विवेक एक गहरी सांस लेकर कहता है, इसका मतलब युवराज सर को साय से आजाद करने के लिए हमें पहले वो 3 कलश ढूंढने होंगे। सुहानी कहती है, हाँ। विवेक आगे कहता है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि कलश में रखी उन अस्थियों का क्या करना है? सुहानी कहती है, नहीं। विवेक कहता है, इसका मतलब जब तक तुम्हें ये याद नहीं आता कि हमें उन अस्थियों का क्या करना है, तब तक हमें उन तीनों कलश को ढूंढना होगा। विवेक की बात पूरी होते ही निशा कहती है, 3 नहीं 2 कलश। तीसरा कलश उस विशिंग वेल में है जिससे उस साय ने तुम्हारे मॉम डैड को। ये कहते हुए निशा खामोश हो जाती है। निशा की बात सुनकर विवेक की आंखों में गुस्सा उतर जाता है और वो कहता है, जैसे उस साय ने मेरे मम्मी पापा को मारकर छीन लिया था, अब हमारी बारी है उससे वो कलश वापस लेने की। निशा कहती है,
ये आसान नहीं होगा। इसके लिए हमें उस विशिंग वेल के अंदर जाना होगा, जो लगभग इम्पॉसिबल है। हमारे उसके आसपास जाते ही मृदुला हमें मार देगी। विवेक भी निशा से सहमत होते हुए कहता है, यू आर राइट, हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट विशिंग वेल से उस कलश को लाना होगा। निशा कहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि बाकी के कलश कहाँ हैं? उस अघोरी ने उन्हें 200 साल पहले अलग अलग जगहों पर दफना दिया था। 200 साल बाद हमें कौन बताएगा कि उन्होंने उसे कहाँ दफनाया था? विवेक कुछ सोचते हुए कहता है, आई थिंक सुहानी को उस कलश के आसपास होने का पता चल जाएगा। उसे पहला कलश भी बिल्कुल इसी तरह मिला था। विवेक सुहानी की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों सुहानी? सुहानी अब तक निशा और विवेक की बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। विवेक की आवाज देने पर सुहानी का ध्यान टूटता है और वो चौंक जाती है। सुहानी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, हाँ, क्या कहा तुमने? विवेक कहता है, तुम ऐसा क्या सोच रही थी कि तुम्हारा हमारी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं था? सुहानी कहती है, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। निशा सुहानी पर शक करते हुए कहती है, कुछ नहीं क्या? बताना, कोई प्रॉब्लम है तो। सुहानी निशा और विवेक को देखते हुए कहती है, प्रॉब्लम सिर्फ उस कलश को ढूंढना नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ी एक प्रॉब्लम है। निशा और विवेक क्यूरियस होकर एक साथ कहते हैं, कैसी प्रॉब्लम? सुहानी कहती है, क्या तुम लोगों को याद नहीं कि रघु अंकल ने क्या कहा था? निशा और विवेक सवालिया नजरों से सुहानी को देखने लगते हैं। सुहानी आगे कहती है, मेरे कहने पर जब पापा, रघु अंकल और विवेक के पापा ने वो कलश निकाला था और उसे अपने पास रखा था, तो साय ने, मेरा मतलब मृदुला ने पापा को मार दिया। और जब वही कलश विवेक के घर पहुंचा तो उसने विवेक के मम्मी पापा को भी मार दिया। सुहानी की बात सुनकर निशा कहती है, इसका मतलब अगर हमें वो कलश मिल जाता है और हम उसे निकालकर अपने पास रखते हैं तो मृदुला हमें भी मार देगी। सुहानी हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, उस कलश की जमीन से बाहर आते ही मृदुला को पता चल जाएगा और वो उसे ढूंढते हुए हमारे पास हमें मारने आ जाएगी। विवेक को सुहानी की बात समझ आ जाती है। वो परेशान होकर कहता है, तो फिर हम क्या करेंगे? विवेक का सवाल सुनकर निशा और सुहानी दोनों सोच में पड़ जाते हैं। निशा, जो अब तक खिड़की के पास टिककर कमरे के अंदर देख रही थी, वो पीछे मुड़कर खिड़की से बाहर देखने लगती है। खिड़की से बाहर देखते हुए निशा अचानक से घबराहट भरी आवाज में कहती है, वो क्या था? निशा के ऐसा कहते ही सुहानी और विवेक भागते हुए उसके पास पहुंचते हैं और खिड़की से बाहर देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ? निशा पद्मिनी के घर की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करके कहती है, मुझे ऐसा लगा जैसे हवा में उड़ता हुआ कुछ काले धुएं जैसा पद्मिनी के घर के अंदर गया। ये सुनकर सुहानी और विवेक हैरान रह जाते हैं। विवेक निशा से कहता है, आर यू श्योर? तुमने यही देखा था? निशा घबराते हुए अपना सर हिला देती है। सुहानी फौरन खिड़की बंद करके उस पर पर्दा लगा देती है। निशा उन दोनों को देखते हुए कहती है, क्या वो साया हो सकता है? सुहानी और विवेक खामोश रहते हैं। उनके पास निशा के सवाल का कोई जवाब नहीं था। तभी सुहानी का फोन बजता है। सुहानी अपने बेड के पास जाकर अपना मोबाइल देखती है तो उसके दिल की धड़कन फिर से तेज हो जाती है। वो कॉल युवराज का था। सुहानी नर्वस होकर फोन उठाती है। सुहानी के कुछ कहने से पहले ही युवराज कहता है, कम इनटू माय रूम नाउ। सुहानी सोच में पड़ जाती है। इस वक्त युवराज सर मुझे क्यों बुला रहे हैं? निशा सुहानी को परेशान देखकर कहती है, क्या हुआ सुहानी, किसका कॉल था? सुहानी कहती है, युवराज सर का, मुझे बुला रहे हैं। सुहानी का जवाब सुनकर निशा और विवेक के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। उनके चेहरे पर सुहानी को छेड़ने वाली मुस्कान आ जाती है। सुहानी समझ जाती है कि अगर वो अभी उस कमरे से नहीं गई तो उसके दोस्त उसे चिढ़ाने लग जाएंगे। इससे पहले निशा और विवेक सुहानी से कुछ कह पाते, सुहानी उस कमरे से भाग जाती है। सुहानी को ऐसे भागते देख निशा और विवेक की हंसी छूट जाती है और हंसते हुए वो एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। इधर सुहानी युवराज के दरवाजे पर नॉक करती है। अंदर से युवराज की आवाज आती है, कम इन।
सुहानी कमरे के अंदर चली जाती है। इतनी रात को युवराज के कमरे में जाने से सुहानी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अंदर आकर वो देखती है युवराज अपने बेड पर बैठा काम कर रहा था। युवराज सुहानी को एक नजर देखता है, फिर वापस से लैपटॉप को देखते हुए कहता है, यहाँ। सुहानी युवराज के बेड के पास आकर खड़ी हो जाती है। युवराज लैपटॉप पर ही नजर रखे हुए कहता है, बैठो। सुहानी युवराज से कुछ दूर बेड पर बैठ जाती है। युवराज लैपटॉप साइड में रखता है और सुहानी की तरफ एक फाइल बढ़ाता है। सुहानी युवराज को कंफ्यूज होकर देखने लगती है। क्या युवराज और सुहानी के बीच की दूरियां कम होने लगी हैं? क्या सच में कोई साया पद्मिनी के घर गया था? क्या पद्मिनी और उस साय का कोई कनेक्शन है? क्या सुहानी अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस कलश को ढूंढ पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।